हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 फिजिक्स के हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो चैप्टर किया था हमने वो था विद्युत धारा। होपफुली आप उसको डिटेल में समझ पाए होंगे। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत परिपथ। अध्याय 6 का नाम है विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें विद्युत परिपथ होता क्या है इसकी जानकारी आवश्यक है। हालांकि मोटे तौर पर ये परिभाषा आप जानते हैं। परिभाषा नहीं भी जानते हैं तो आप इसकी आउटलाइन समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए, विद्युत परिपथ का मुख्य भाग जो है वो है धारा का सोर्स। विद्युत धारा का उसमें सोर्स होता है। विद्युत परिपथ में जो मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा का एक सोर्स या स्रोत स्थित होता है। क्योंकि विद्युत परिपथ का अर्थ यही है जिसमें धारा का प्रवाह हो। तो धारा प्रवाह के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सोर्स की। तो उसमें एक सेल या बैटरी या कोई बाह्य सोर्स कनेक्टेड होता है, राइट। दूसरा, विद्युत परिपथ में क्या होगा कि आप इस धारा का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। जैसे किसी प्रतिरोधक से धारा प्रवाह हो सकता है, कोई अन्य युक्ति हो सकती है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, विद्युत पंखा हो सकता है, एलईडी, डायोड, बहुत सारे उपकरण उसमें जोड़े जा सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा का या विद्युत धारा का उपयोग करते हुए उसका अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण करते हैं या किसी अन्य कार्य में रूपांतरण करते हैं, राइट। तो ये हम डिटेल में अगर समझें तो विद्युत परिपथ की आउटलाइन को हम क्लियर कर सकते हैं। विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा का एक सोर्स स्थित होता है, विद्युत धारा का एक सोर्स स्थित होता है और उसमें विद्युत धारा को खर्च करने वाली युक्तियां होती हैं। तो हम यहाँ पर इससे समझ सकते हैं कि विद्युत परिपथ एक ऐसा निकाय है जिसमें विद्युत धारा का स्रोत होता है, प्रतिरोध होते हैं या अन्य युक्तियां होती हैं। तो सेल या बैटरी प्रतिरोधकों से बना हुआ नेटवर्क विद्युत परिपथ कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, इसकी आउटलाइन क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। अब विद्युत परिपथ को हम समझ चुके हैं। अब विद्युत परिपथ में कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं जिनको हम यूज करते हैं बार बार, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है शाखा, ब्रांच। देखिए, विद्युत परिपथ में शाखा किसे कहते हैं? ब्रांच। ब्रांच विद्युत परिपथ का वह भाग होता है जिसमें धारा का मान नियत रहता है। मान लो आप ए से बी तक जाएं तो यहां से यहां तक धारा नियत है। यहां ये अलग अलग भागों में विभाजित मान सकते हैं कि बिंदु बी पर धारा का विभाजन होता है, तो ये फिर अलग शाखा होगी। अगर हम बात करें सी, जैसे मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। अब शाखा क्या है? ए बी, बी सी, और ये बी डी। यहां ये 3 शाखाएं हैं। ए बी में धारा का मान I1 नियत मान है, बी सी में धारा का मान I2 नियत है, बी डी में धारा का मान I3 नियत है। तो ये I1, I2, I3। तो ए बी, बी सी और बी डी क्या है? शाखाएं, ब्रांच। तो विद्युत परिपथ की शाखा परिपथ का वह भाग होता है जिसमें विद्युत धारा का मान नियत होता है, करेक्ट। तो चित्रानुसार ए बी, बी सी और बी डी क्या है? शाखाएं, ब्रांचेस, करेक्ट। अब हम समझते हैं लूप क्या होता है।
उससे पहले हम समझते हैं संधि। जंक्शन पॉइंट, परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हों उसे संधि बिंदु कहते हैं, या ओनली संधि भी कहते हैं। अब यहां पर कम से कम 3 शाखाएं अगर मिलती हों तो उसे हम संधि बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को समझना है। देखिए, अगर हम एक इस शाखा की बात करें और एक इसकी बात करें, अगर मान लीजिए इस प्रकार से ये पॉइंट अलग, ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है, अगर आप इनको कनेक्ट भी कर रहे हैं, इसमें अगर धारा आई है तो इसमें धारा आई होगी। ये एक तरह से श्रेणी क्रम है। जैसे आपने देखा होगा श्रेणी क्रम में ये दूसरा प्रतिरोध, इसमें धारा अगर आई है तो इसमें धारा भी आई होगी। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, अलग अलग प्रतिरोध है परंतु इनमें धाराओं का मान समान है। तो ये जहां तक धारा का मान समान है वो एक ही शाखा होगी, न कि ये एक शाखा है। तो यहां A और B ये एक शाखा को व्यक्त करेगा। तो यहां 3 शब्द क्यों काम में लिए? यहां 2 प्रतिरोध आप जोड़ रहे हैं तो भी एक ही शाखा है। तो शाखा तो वो है जिसमें धारा का मान नियत होता है, उसमें चाहे कितनी भी युक्तियां जुड़ी हुई हो, राइट। तो संधि, ये संधि होगी जहां पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं। ये मान लीजिए परिपथ का कोई भाग है, ये पॉइंट है P, तो पॉइंट P संधि को व्यक्त करता है। 3 शाखाएं मिल गई तभी धाराओं के मान अलग अलग हो पाएंगे। ये मान लीजिए I1, I2 और ये I3। ये कहते हैं, इसको कहते हैं संधि बिंदु या संधि। तो संधि क्या है? परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हों उसे हम संधि कहते हैं। करेक्ट। आगे हम किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ेंगे जो संधि पर ही आधारित है, राइट। अब है लूप क्या होता है? लूप वही है जो आप समझ रहे हैं। लूप यानी कि एक बंद पथ। बंद पथ, तो विद्युत परिपथ में लूप वह भाग है जो एक बंद पथ का निर्माण करता है। यानी आप एक पॉइंट से स्टार्ट हो और आप वापस वहां पहुंच सकें, तो एक ऐसा भाग वो लूप कहलाता है। धाराओं के मान अलग अलग हो सकते हैं, यानी विभिन्न शाखाओं से बना हुआ बंद पथ क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। इसमें कई शाखाएं होती हैं और वो मिलकर बंद पथ बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। करेक्ट। जैसे ये लूप है, ये बैटरी, ये प्रतिरोध, A, B, C और ये D। तो ये क्या बन रहा है? प्लस से धारा माइनस में पहुंच रही है, इस प्रकार से ये लूप को व्यक्त कर रहा है। करेक्ट। अगर हम इस प्रकार से बनाएं परिपथ तो ये भी एक लूप को व्यक्त करेगा। यहां से स्टार्ट होकर आप वापस यहां पहुंच रहे हैं, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। D, A, B, C, D, A, E, F। तो यहां पर आप देखें A, B, C, D, A, एक तो लूप ये हो गया। यहां पर D, E, F, C, D, दूसरा लूप ये हो गया। तीसरा लूप कौन सा है? A, E या फिर A, D, E, F, C, D, A, एक लूप ये है। तो 3 लूप है यहां पर, 3 यहां पर बंद पथ संभव है।
तो 3 लूप्स हैं, करेक्ट। ये सब विद्युत परिपथ के भाग हैं। क्योंकि इन शब्दों का हम आगे यूज करेंगे, इसलिए इन शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपने एक तो शाखा का अर्थ जाना, दूसरा संधि का, और तीसरा लूप का, करेक्ट। तो विद्युत परिपथ के ये भाग है या विद्युत परिपथ के ये अवयव है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पॉइंट समझने जा रहे हैं वो है किरचॉफ के नियम, विद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं और ये नियम पहले से उपस्थित जो नियम हैं उन पर आधारित है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए ये नियम क्यों दिए गए हैं। किसी भी परिपथ को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ सेट पैटर्न्स या कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर हम उसमें धारा का मान, प्रतिरोध का मान या विभिन्न जो राशियां हैं विद्युत परिपथ से संबंधित उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो वो एनालिसिस करने के लिए ये नियम दिए गए हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि नियम भी कहते हैं, तो ये नियम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे संधि नियम भी कहते हैं, संधि नियम। क्या है स्टेटमेंट इसका? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यस, तो हम यहां पर एक संधि बनाते हैं जहां 3 शाखाएं आकर मिल रही है। तो देखिए एक संधि ये है, एक ब्रांच हो गई, एक शाखा हो गई। मान लें इस संधि बिंदु पर P पर ये शाखाएं मिल रही है। ये धारा है I1, ये I1 धारा बिंदु P पर जा रही है, I2 धारा बिंदु P की ओर जा रही है। अब इनमें मान लें ये धारा बाहर की ओर निकल रही है, ये I4, ये I5। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, I1 में I2 बिंदु P पर पहुंच रही है, जबकि I3, I4 व I5 संधि को छोड़ रही है, संधि को छोड़ते हुए निकल रही है। तो यहां अगर हम समझें, इसका जो गणितीय स्वरूप है समेशन I = 0, इस कथन को अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो वो ये है, समेशन I = 0। अब यहां आपको क्या ध्यान देना है, संधि पर आने वाली धाराओं को तो लेते हैं धनात्मक, ये प्लस, ये प्लस, और संधि से जाने वाली जो धाराएं हैं उनको हम लेते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव।
अभी क्लियर होगा कि हम नेगेटिव क्यों लेते हैं और इनको पॉजिटिव क्यों लेते हैं। देखिए, संधि पर आने वाली धाराएं क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और जो संधि P को छोड़ रही है शाखाएं, उनमें जो धाराएं हैं वो नेगेटिव, हम नेगेटिव लेंगे। अगर इसको हम लिखें समेशन आई इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। इसका मान क्या है? 0। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहां से? संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का योग संधि को छोड़ने वाली कुल धाराओं के योग के तुल्य होता है। जितनी धारा, जितना एम्पियर इस बिंदु पर पहुंचा है, उतने एम्पियर धारा ही छोड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा है आवेश प्रवाह की दर। अब एकांक समय में कितना आवेश आ रहा है, एकांक समय में जो आवेश आ रहा है वही धारा के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो एकांक समय में यहां पर कितना आवेश आ रहा है? I1 प्लस I2। तो एकांक समय में जाएगा कितना? उसके तुल्य होगा, I1 प्लस I2 के ही तुल्य होगा। तो इस प्रकार जितना आवेश बिंदु P पर पहुंचेगा उतना ही आवेश निर्गत होगा। यहां पर आने वाला आवेश एकांक समय में जाने वाले आवेश के तुल्य होता है। करेक्ट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस बिंदु पर अगर एकांक समय में 5 कूलाम आवेश पहुंच रहा है तो एकांक समय में 5 कूलाम आवेश ही यहां से निकल सकता है। 6 कैसे निकलेगा? क्योंकि आवेश उत्पन्न तो किया ही नहीं जा सकता और ना कम हो सकता क्योंकि उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो संधि नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। करेक्ट? तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है, फर्स्ट लॉ जो है, वो है जिसे हम संधि नियम भी कहते हैं, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो आप लिख सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। कई बार पूछा भी जाता है संधि नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से फंडामेंटल नियम पर आधारित है? तो वो है आवेश संरक्षण। तो आपने देखा आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के तुल्य होगी। रीजन स्पष्ट है, क्योंकि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को समझा है और विद्युत परिपथ की परिभाषा को जाना है। होपफुली आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप विद्युत धारा की परिभाषा को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। एक भौतिक राशि जितनी आ रही है उतनी ही भौतिक राशि यहां से जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। जिसे लूप नियम भी कहते हैं। इसे हम लूप नियम भी कहते हैं।
ये नियम लागू होता है लूप के लिए, ये नियम लूप के लिए लागू होता है। लूप हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये नियम? किसी लूप के अंदर, किसी परिपथ में मान लीजिए कोई लूप है, उस लूप में कुल वोल्टताओं का जो योग है वो शून्य होता है। किसी लूप में, विद्युत परिपथ में स्थित किसी लूप में सभी वोल्टताओं का योग शून्य होता है। विद्युत परिपथ में किसी लूप में कुल वोल्टताओं का योग शून्य होता है। समेशन V इक्वल्स टू, विद्युत परिपथ में किसी लूप में कुल वोल्टताओं का योग शून्य होता है। अब वोल्टाएं किस किस पर हो सकती है? उसमें प्रतिरोधक जुड़े हुए, सेल जुड़े हुए हैं या कोई अन्य युक्ति। यहां हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ये मान लें कि लूप के अंदर प्रतिरोध है और सेल है। तो सेल की वोल्टता और प्रतिरोध की वोल्टता, प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है, उन सब का बीजगणितीय योग शून्य होगा। परंतु इसको हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ नियम लागू होते हैं कि आप किस वोल्टता को धनात्मक लेंगे और किस वोल्टता को ऋणात्मक लेंगे। लेकिन इस नियम को थोड़ा और हम डिटेल में समझें, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में कुछ कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वहां पर धनात्मक और ऋणात्मक किसे रखना है वो जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपने धन चिन्ह और ऋण चिन्ह गलत ले लिया तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो यहां आप अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझें। अब हम अलग अलग कर रहे हैं प्रतिरोधकों की जो वोल्टताएं हैं या प्रतिरोधों की जो विभवांतर है, प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है और सेल के सिरों पर जो वोल्टता है या विभवांतर है, वो हम अलग अलग कर रहे हैं। उसको सेपरेट करते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं इस नियम को। तो इसमें किसी लूप में प्रतिरोधकों के सिरों पर कुल विभवांतर, यानी किसी लूप में प्रतिरोध जुड़े हुए उनके सिरों पर कुल विभवांतर का मान किसके तुल्य होता है? सेलों के कुल विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। किसी लूप में प्रतिरोधकों के सिरों पर कुल विभवांतर लूप में सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के तुल्य होते हैं। इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं विद्युत परिपथ में कोई लूप है, जितने भी प्रतिरोध हैं लूप में उसके सिरों पर विभवांतर, मान लीजिए 2 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध हैं, सभी के सिरों पर जो विभवांतर है उनका योग कर लिया। अब उस लूप में सेल कितने हैं? जितने भी सेल हैं लूप में सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। जितने भी सेल हैं उनका जो भी विद्युत वाहक बल है उनका योग किसके तुल्य होता है? प्रतिरोधों के सिरों पर कुल जो विभवांतर है उसके तुल्य होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं समेशन इक्वल्स टू समेशन। इस तरह से अगर हम समझें, अगर आप
V को यूज कर चुके हैं पहले, तो आई आर यहां लिख सकते हैं, समेशन आई आर इक्वल्स टू समेशन, ये तो है विद्युत वाहक ईएमएफ, और ये हो गया प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर। ओम के नियम से हम जानते हैं कुल आई आर इक्वल्स टू समेशन ईएमएफ के तुल्य होता है, करेक्ट। अब इसको यूज करने से पहले हमें चिन्ह कौन से लेने हैं, इसके लिए कन्वेंशन है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसको तो हम धनात्मक लेंगे और किसको ऋणात्मक लेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर है, समेशन आई आर इक्वल्स टू समेशन ई। अब जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है। देखिए, अगर ये प्रतिरोधक है किसी लूप में, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और ये लूप के हिस्से को आप इस तरह से देख रहे हैं और इसका प्रतिरोध है आर, तो हम लेते हैं प्लस आई आर। अगर आप लूप को एनालिसिस कर रहे हैं मान लीजिए इस डायरेक्शन में और धारा की दिशा भी वही है, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो हम धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। धारा की दिशा में प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर धनात्मक लेते हैं, और अगर आप लूप को इस तरह से देखते हैं तो यहां हम लेते हैं माइनस आई आर। यह हम डिस्कस करेंगे जब लूप का एनालिसिस करेंगे, तब ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं माइनस आई आर कब लिया गया, जब आप लूप का एनालिसिस इस प्रकार से कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तब यहां पर हम लेंगे इसको ऋणात्मक और यहां हम लेंगे धनात्मक। धनात्मक कब लेंगे, जब आप धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा की दिशा में प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वो धनात्मक लेते हैं। अब हम सेलों की विद्युत वाहक बलों की बात करेंगे, किसको तो हम धनात्मक लेंगे, किसको ऋणात्मक लेंगे। प्लस माइनस, अगर आप इस तरह से जा रहे हैं तब लिया जाएगा ये नेगेटिव। धारा की दिशा में अगर आप अगर लूप की डायरेक्शन ये है, यहां आपको लूप की डायरेक्शन देखनी है। मान लीजिए लूप आपने इस तरह से एनालिसिस किया, तो पहले अगर प्लस आ रहा है बाद में माइनस आ रहा है, तो ये हम माइनस ही से व्यक्त करेंगे। और अगर लूप को हम एनालिसिस कर रहे हैं इस प्रकार से, तो पहले आया माइनस बाद में आया प्लस, तो आप यूज करेंगे। अगर हम लूप में चले तो पहले अगर ऋणात्मक टर्मिनल आता है और बाद में धनात्मक, तो इसको तो लेंगे धनात्मक, और अगर आप इस तरह से जाएंगे तब ये माइनस दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम समझते हैं। विद्युत सेल के लिए आप ध्यान रखना, लूप में आप किस तरह से जा रहे हैं, मतलब आप लूप को एनालिसिस किस दिशा में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि आप क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार ही आपको फिर चिन्ह परिपाटी काम में लेनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये विद्युत परिपथ है, इसका विद्युत वाहक बल F11, एक सेल ये है प्लस माइनस, और तीसरा मान लीजिए ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इसका चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये है ये बी सी
इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हमने मेंशन कर दिया। इसका विद्युत वाहक बल S12 है, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3। यहां से धारा I1 मान लें और ये धारा भी I1 होगी। अब यहां पर ये धारा मान लो I2 है, तो ये धारा मान लीजिए I3, क्योंकि ये धाराएं जुड़ रही है तो इसलिए I1 प्लस I2 I3 के बराबर होगा संधि नियम के अनुसार। और इसमें धारा I3 प्रोवाइड होगी, यहां तक ये I3, यहां पर ये गुण है I2 और ये I। इस विद्युत परिपथ का जिसमें 3 लूप है 1 2 और ये 3, तो इनके लिए आप समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप लोग ले रहे हैं ये वाला, ये लूप 1 लूप 1 के लिए देखिए क्या होगा। लूप 1 में एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, संधि नियम अगर प्रथम लगाएं I1 प्लस I2 बराबर है I3, I1 और I2 मिलकर I3 के तुल्य है। बिंदु D पर अगर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं तो ये समीकरण प्राप्त होती है। तो एक ये समीकरण है। अब लूप को एनालिसिस कर रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो देखिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो देखिए पहले हम ले रहे हैं प्रतिरोध को, बाएं पक्ष में हमें क्या रखना है, प्रतिरोधकों के सिरों पर विभाजन। इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां से शुरू करते हैं। आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, लूप भी उसी दिशा में, लूप को एनालिसिस भी उसी दिशा में कर रहे हैं, तो ये विभवांतर धनात्मक होगा। जिस दिशा में धारा है उस दिशा में आप जा रहे हैं, तो ये होगा I1 R1। अब हम आए इसके लिए क्या है, आप इधर से आए हैं लेकिन इसमें धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में। हम इधर से आ रहे हैं और इसमें धारा I2 विपरीत दिशा में है, तो ये लेना होगा माइनस I2 R2। ये तो हो गया प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर। अब ये तुल्य किसके होना चाहिए, इस लूप में कितने सेल है, 1 और 2। इस लूप के अंदर 2 सेल है, इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल, इसमें भी छिन्न परिपाटी काम में लेते हैं। देखिए आप इधर से गए तो पहले ऋण टर्मिनल, तो बराबर S1। अब आप आए यहां से, ये धन और ये ऋण, पहले धन टर्मिनल बाद में ऋण, तो ये माइनस। तो ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1, ये समीकरण फर्स्ट हो गई और ये समीकरण 2। I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू S11 माइनस S12। क्लियर। अब हम अप्लाई करते हैं लूप 2 के लिए। लूप 2 के लिए देखते हैं, इसमें देखिए इस दिशा में जा रहे हैं, यहां से चल के क्यों आ रहे हैं। पहले I2 की जो दिशा है, इसी दिशा में I2 प्रोवाइड हो रही है और इसी दिशा में हम लूप का एनालिसिस कर रहे हैं, तो I2 R2 ये धनात्मक। अब हम जा रहे हैं इस दिशा में, I3 R3 इस दिशा में जा रहे हैं और धारा की दिशा भी यही है, धारा की दिशा भी यही है और लूप को भी हम इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये होगा धनात्मक। I3 R3 इक्वल्स, ये तो हो गया प्रतिरोधों के सिरों पर कुल विभवांतर लूप के अंदर। ये बराबर किसके होगा, इसके अंदर जो भी सेल है उनके विद्युत वाहक बल के तुल्य, उनके विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य। अब हम देखें इस लूप के अंदर, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, एक ही सेल है और इसमें पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, माइनस, और बाद में प्लस। अगर हम यूं जाएं तो ये लेंगे धनात्मक, तो ये आ गया इसको, ये इक्वेशन। तो इस प्रकार हम समीकरण 1
2 और 3 इनको हल करके जो अज्ञात राशियां हैं, 3 अज्ञात राशियां हैं, मान लो हमें 3 धाराएं ज्ञात करनी है, I1, I2 और I3, तो 3 समीकरण काफी है ज्ञात करने के लिए। अगर फिर भी कई बार हमें आवश्यकता हो तो बाहर वाला ये लूप भी ले सकते हैं, आउटर लूप। देखिए इस लूप के लिए क्या होगा, कौन सा लूप है ये, मान लो ये लें B A E F B के लिए आउटर जो लूप है उसके लिए अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं I1 कौन सा लूप है ये A B C F E D A लूप के लिए। इस लूप के लिए अगर हम एनालिसिस करें इसे तो देखिए अब आपको ये नहीं देखना, केवल आउटर लाइन देखनी है। तो आउटर लाइन के लिए I1 मान लो आप एनालिसिस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ही, तो I1 R1 I3 R3 प्लस इक्वल्स बाहरी जो आउटर लूप है उसके अंदर 2 प्रतिरोध है R1 में R3। अब ये बराबर किसके होगा, इसमें जो सेल है, जितने भी सेल है उन सबके विद्युतवाहक बलों का योग, तो ये हो गया एप्सिलॉन 1। आउटर लाइन को अगर हम डिस्कस करें, आउटर लूप को डिस्कस करें तो ये समीकरण प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो भी अज्ञात राशियां हैं परिपथ में, जो भी अज्ञात राशियां ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा जाए तो हम इन समीकरणों का उपयोग करके अज्ञात राशियां प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमें I1 ज्ञात करना हो, चाहे I2 ज्ञात करना हो, चाहे I3 ज्ञात करना हो, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आप इस तरह एनालिसिस करेंगे और परिपथ में विद्युत धारा का मान प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप समझ पाए होंगे किरचॉफ के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं बहुत बार और इनके कथन भी पूछे जाते हैं। तो जो सबसे सरलतम परिभाषा है आप उसको याद करें और ये एनालिसिस करना भी आप सीखें। आगे हम न्यूमेरिकल्स जब डिस्कस करेंगे उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि किस प्रकार से हमें साइन कन्वेंशन लेना है, चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से लेना है, करेक्ट। तो ये था विद्युत परिपथ की परिभाषा, विभिन्न अवयवों की परिभाषा और उसके पश्चात किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, देखिए प्रथम नियम तो किस पर आधारित था, आवेश संरक्षण पर आधारित था, परंतु ये जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम या लूप नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो पूछा भी जाता है किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, करेक्ट। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।